राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, आज हमें पढ़ना है इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत। यूपीएससी सिलेबस यूपीपीसीएस वालों के लिए भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो हमें इंडियन पॉलिटी का 33 चैप्टर है, आई थिंक, जिसका नाम है उच्च न्यायालय, है ना, या 34 है शायद, है। 33 था राज्य विधानमंडल। 24वां है ये, यानी कि 34 चैप्टर है हमारा उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ठीक, ज्यादा ऊंचा है, थोड़ा सा दिख कम रहा है। अच्छा, आपको पता है कि उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं हम, तो आपको पता है कि उच्च न्यायालय से ऊपर एक न्यायालय होता है, वो होता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना। हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, भारत देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जो कि कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नीचे भी कुछ न्यायालय होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं, आपने सुने होंगे। वो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। देखिए, एक सीक्वेंस समझते हैं क्या होता है यहाँ पे आपके। उच्चतम न्यायालय, ठीक है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देन उच्च न्यायालय, दैट्स हाई कोर्ट। और बाकी जो न्यायालय होते हैं ये इनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्यायालय जो बाकी की अधीनस्थ न्यायालय। तो अगर हम ऐसे एक इनको इनकी शक्तियों या फिर इनकी इम्पोर्टेंस के नाम पे या फिर कुछ और देखिए, तो जैसे कि इनकी नंबर सीक्वेंस करना चाहे तो सबसे ऊपर आएगा आपका उच्चतम न्यायालय, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद उच्च न्यायालय, दैट इज हाई कोर्ट। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय जो भी होंगे, जो सबसे नीचे आते होंगे, यानी कि जो सबसे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी कोई मामले होते हैं सबसे पहले ज्यादातर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाते हैं, यानी कि जो आपके आस पास होते हैं, जनरली वो सबसे पास में होते हैं आपके, उनमें जाते हैं। फिर वहां से भी काम नहीं बनता तो वो उच्च न्यायालय जाते हैं, वहां से भी कुछ दिक्कत आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आपके पास एक है, दैट इज दिल्ली में, जो कि है ना, हाई कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। और उच्च न्यायालय क्या होते हैं? उच्च न्यायालय की प्रोसीजर ये होती है कि उच्च न्यायालय एक राज्य के लिए एक तो होना कंपलसरी है वैसे तो, बट क्या है, एक से अधिक राज्य, यानी कि 2 राज्य या 2 से 3 राज्य भी, एक एक उसमें संघ क्षेत्र मान लो, है ना, जो कि अभी 8 हो गया, पहले 9 थे जब ये रूल्स वगैरह बने थे। तो सपोज 2018 की बात करें या 2019 की बात करें, तो उस समय 25 उच्च न्यायालय थे। स्टेट हमारे पास 29 थे, अभी 28 स्टेट हैं, 8 केंद्र शासित हैं और 28 राज्य हैं। तो क्या हमारे पास क्या चीज थी, जो प्रोसीजर था, जो संविधान में बातें थी या जैसे भी था, बेसिकली संविधान में उच्च न्यायालय के लिए इतनी कुछ बहुत बातें, न्यायाधीश को लेके इतनी सारी बातें नहीं कही है, पर जो है वो हम पढ़ लेंगे। तो उसमें ये था कि एक न्यायालय जो है, एक हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय जो है वो 2 या 2 से मतलब एक या एक से अधिक राज्य, यानी कि 2 राज्य के लिए हो सकता है। ठीक है, और उसमें एक संघ क्षेत्र वाला भी राज्य आ सकता है ना, केंद्र शासित प्रदेश भी आ सकता है। ठीक है, एक न्यायालय की बात करें कि एक न्यायालय इतने राज्यों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जनरली क्या है कि एक न्यायालय, एक मतलब राज्य के लिए एक न्यायालय का होना तो आवश्यक ही है। ठीक है, तो पहले क्या था, उस समय 25 न्यायालय थे 2018 या 19 में। 2018 तक आई थी 25 न्यायालय थे हमारे हिसाब से ना, 2019 तक देश में 25 न्यायालय थे। अब फिर वो क्या था कि क्योंकि राज्य तो ज्यादा थे, है ना, तो और केंद्र शासित प्रदेश भी आपके मुकाबले में अभी 8 है ना, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हुआ, तो फिर 8 राज्य हो गए अब हमारे पास, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य टोटल। ठीक है, तो उस समय की बात कर रही हूँ, जो मैं 2019 में, तो वहाँ पे 25 न्यायालय थे, 25 हाई कोर्ट से। तो जाहिर सी बात है, आपको समझ आ जाएगा कि कोई ना कोई राज्य ऐसे थे जिनके 2 राज्यों के लिए एक ही न्यायालय रहा होगा। ठीक है, और दिल्ली, जनरली जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें क्या था कि 2 प्रदेशों के लिए एक न्यायालय। ठीक है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट, आप लोगों ने सुना ही होगा।
तो दिल्ली के लिए एक अपना पर्टिकुलर हाईकोर्ट था। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान रखिए, तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनरली ऐसा था कि कंबाइंड यानी कि 2 राज्यों के लिए 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय। अच्छा, उच्च न्यायालय की एक्चुअली में भारत में शुरुआत कब हुई? 1862 में उच्च न्यायालय का कब गठन हुआ या कब संगठित हुआ, कब बना, कब स्थगन, तो कब संगठित हुआ, कब उसका गठन हुआ? तो उच्च न्यायालय 1862 में, जब आपका कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 3, चलिए फिर 1862 की बात है ना, 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ठीक है। बम्बई इज नाउ कॉल्ड मुंबई, कलकत्ता इज नाउ कॉल्ड कोलकाता, है। तो ये तीनों भारत में इस समय, यही वो समय है जब उच्च न्यायालय आया, ठीक है। भारत में, यहाँ लिख देते हैं, भारत में, ठीक है, 1862 में उच्च न्यायालय का गठन हुआ, ऐसा लिख देते हैं, उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। और 1866 में चौथा उच्च न्यायालय बना, जो कि क्या था? इलाहाबाद, चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद, ठीक है। दैट इज नाउ प्रयागराज, है ना। तो आपका 1866 में चौथा उच्च न्यायालय बना, जो कि क्या था, और अभी भी है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद का, ठीक है। इलाहाबाद में हुई, यानी कि 1866 में स्थापना, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए और समझ भी लीजिए, अगर कहीं नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक है, आगे लिखो। ठीक है, अगली लाइन लिखवाती हूँ, ठीक है, बता दिया है, बस अब उसको लिखवा देती हूँ ना, फिर आगे जो बताने लायक होगा बताऊंगी पहले, फिर लिखूंगी, ठीक है। तो भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, ठीक है, एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ये काफी लाइट लाइट आ रहा है, लेट मी चेक यहाँ पे अच्छा दिख रहा है या नहीं, थोड़ा लाइट सा कलर आ रहा है, चलिए चेंज कर देते हैं, इसको रख देते हैं साइड में, ताकि मिक्स ना हो कलर। ठीक है, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। और 1956 की बात करें हम, 1956 में सातवां, हिंदी में लिखते हैं, 1956 में सातवां संविधान अधिनियम, ठीक है, संविधान अधिनियम, एक्चुअली में से ऐसा लिखा जाना चाहिए था कि सातवां संविधान अधिनियम, ऐसा लिखना चाहिए था कि सातवां संविधान अधिनियम 1956, ठीक है, सातवां संशोधन अधिनियम 1956, क्या हुआ था कि संसद को अधिकार मिला कि एक न्यायालय को एक से एक या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय को रखा जा सकता है, ठीक है, ये संसद को अधिकार दिया।
संसद को अधिकार दिया कि एक न्यायालय को एक से अधिक राज्य तथा एक संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय कि एक उच्च न्यायालय, उच्च की बात करें, ठीक है, शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे हिसाब से जो हमने पढ़ा है 2019 का देश में 25 उच्च न्यायालय यानी कि 25 उच्च न्यायालय थे। ठीक है, एक बार की अभी की अपडेट कर लेना, क्या उच्च न्यायालय में बढ़ोतरी हुई है, घटने का मत सोचना, पर क्या बढ़ोतरी हुई है ना, तो ये एक बात देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक मेन बात है कि उच्च न्यायालय की बात का हम हर का पढ़ते हैं ना कि उच्च न्यायालय की बात कौन से भाग में की है, कौन से अनुच्छेद में की है, तो हम इसे कहते हैं उच्च न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय के विषय में, जैसे उसका गठन क्या है, उसका कार्यकाल कैसा है, उसमें उसकी नियुक्ति कैसे होगी, है ना, ये सारी प्रोसीजर जो होती है ये हमें इस अनुच्छेद में बताएगी उच्च न्यायालय के विषय में, है ना। भाग 6 अनुच्छेद, ठीक है। उच्च न्यायालय के विषय से मतलब है कि उनका उसका गठन, उसका कार्यकाल, उसकी नियुक्तियां और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, ये जो भी चीजें होंगी, तो ये किस भाग में बताई गई है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक। ठीक है, अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक में किसकी बात की गई है, आपके उच्च न्यायालय के विषय में बात की गई, यानी कि उसका गठन होगा, उसका कार्यकाल, उसकी शक्तियां, लिखिए गठन, शक्तियां, कार्यकाल। ठीक है, अच्छा एक बात और बोलते, लेट मी चेक ये इतना नीचे तक का विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, अच्छा एक बात बोलते हैं कि कितने उच्च न्यायालय होने चाहिए और मतलब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का क्या रोल है या कितने होने चाहिए, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात आपके संविधान में नहीं लिखी गई है। ये बात राष्ट्रपति की समझदारी पर, सूझबूझ पर, उनके खुद के दिमाग पर, उनके विचार विमर्श पर, या संविधान की भाषा में कहें तो राष्ट्रपति के स्वविवेक पर छोड़ी गई है। यानी कि जैसा राष्ट्रपति को फील होगा कि यहाँ पे और न्यायाधीशों की आवश्यकता है, काम सही से नहीं चल पा रहा है, काम स्लो हो रहा है और कि जरूरत ज्यादा की है ना, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति को कर सकते हैं ना। आपको पता है कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो वो राज्यपाल की सलाह भी लेते हैं, बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। ठीक, तो अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और मुख्य न्यायाधीश की, तो क्या होता है कि वो राज्यपाल जी की भी सलाह लेते हैं, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले लेते हैं, पर करता कौन है, ये सारे मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति वो खुद स्वविवेक पर, यानी कि जो संविधान की भाषा में स्वविवेक कहा जाता है, स्वविवेक का मतलब ये है कि खुद के विचार विमर्श से, सोच समझ से, सूझबूझ से, फील क्या करते हैं वो, उनको क्या महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जरूरत है, कितनी जरूरत है ना, कितने न्यायाधीश और चाहिए, तो ये सारी चीजें अपनी समझदारी से, अपने सूझबूझ से, अपने स्वविवेक से वो निर्णय लेते हैं और फिर उतने न्यायाधीशों की और नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं की गई है कि न्यायाधीश कितने और कैसे होने चाहिए, तो एक अपने महसूस जैसा करेगा फिर राष्ट्रपति जी उतने रख देंगे न्यायाधीश। ठीक है, चलिए न्यायाधीशों की अब हमारा क्या होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग,
न्यायाधीशों की नियुक्ति मैंने बताई है कि राष्ट्रपति करते हैं ना। न्यायाधीशों की योग्यता पढ़ लेते हैं हम। न्यायाधीशों की नियुक्ति तो समझ आ गई ना कि समय समय पर राष्ट्रपति जैसा महसूस करते हैं आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करते रहते हैं। ठीक, इसमें कुछ खास बात तो नहीं है। चलिए हम लिख लेते हैं हमारा जो सिलेबस के हिसाब से है न्यायाधीशों की योग्यता है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए न्यायाधीशों की योग्यता है। ठीक है, आपको मैंने एक बात रटवा सी दी है एकदम, है ना, कि अगर कुछ भी बात हो रही है तो सबसे पहली बात तो आपको ऐसे छाप देनी है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूँ। है ना, ये पहली बात है। दूसरी बात, न्यायाधीश के मामले में ये भी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वह न्यायिक सेवा में कम से कम 10 वर्ष दे चुका हो, है ना, सेवा में कम से कम 10 वर्ष पूरे कर चुका हो। अर्थात या फिर आप ऐसे लिख लो, सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है सब पॉइंट टाइप्स, कि वह 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय भी हो सकता है या फिर न्यायालय भी हो सकता है, में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हूँ, अधिवक्ता है ना, कर चुका हूँ। अच्छा, इतना सिंपल पढ़ा रही हूँ मैं, इतना ज्यादा सिंपल पढ़ा रही हूँ अपने हिसाब से। क्या आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस हो रहा है कि इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा हो? स्टिल यू हैव राइट कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, कहीं पे आप स्ट्रक हो रहे हैं, देन प्लीज कमेंट, मैं उसको रिजॉल्व करूंगी। अगर आपको लग रहा है कुछ अपडेट या फिर अपग्रेड की नीड है तो वो भी बताना, मैं वो भी करूंगी। ठीक है, बट आप कहीं पे ऐसा ना हो कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आप समझ नहीं पाए ना तो उस चीज को तुरंत कमेंट कर दीजिए कि नहीं समझ आया, और उसको दोबारा बताने की जरूरत है, या वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, 3 बार 4 बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अच्छा, शपथ, है ना, चलिए बोलिए हम, ठीक है, आप जानते हैं कि जो आपके न्यायाधीश लोग होंगे वो शपथ लेंगे। शपथ किसके समक्ष लेंगे? जनरली वो राज्यपाल जी के समक्ष लेंगे शपथ, या फिर राज्यपाल जी ने जिसको नियुक्त किया हो, है ना। जनरली वो क्या होता है, सामान्यतः यही होता है कि राज्यपाल जी के सामने ही ली जाती है शपथ, बट इन केस उन्होंने कुछ और भी स्थितियां हो जिनकी वजह से उन्होंने कोई खुद बंदा नियुक्त किया हो कि भाई इनके सामने लेनी है शपथ, तो वो शपथ ग्रहण का जो कार्यकाल है वो पूरा कराएंगे। ठीक है, तो न्यायाधीश नियुक्त कैसे किया जाता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल या इस कार्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के सामने शपथ ली जाती है ना, तो हम लिखते हैं राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ली जाती है ना। अच्छा, शपथ में क्या होता है? ठीक है, शपथ आपको रटवा दी है, ऑलमोस्ट सबकी शपथ जो होती है वो सेम ही होती है। ठीक है, तो शपथ क्या कहती है कि मैं भारत के प्रति
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये एकदम रटने वाली बात है, क्या नहीं है? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। है ना, पता है आपको? निकल रहा ये वाला ब्लैक मार्क कर दिया मैंने, साइड वाला रखना पड़ेगा, दो मार्कर हमारे आज रखे हुए हैं, एक ब्लू एक ब्लैक, ठीक है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। चलिए दूसरी बात क्या रटा ये मैंने आपको कि मैं भारत के अखंडता और संप्रभुता अक्षुण्णता को बनाए रखूंगा, है ना, जो रटने वाले भी ये सब में आएंगे ही आएंगे, जैसे ये वाला सब में आएगा ही आएगा, है ना, किसी की भी योग्यता की बात है, भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। जैसे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये आप रट लीजिए, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत के संप्रभुता अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखूंगा, मैं बिना किसी भेदभाव के, द्वेष के, प्यार के, प्रेम के, है ना, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, यानी कि अपना कार्य का पालन करूंगा, है ना, अपना कार्य निर्वहन करूंगा। ये कुछ लाइनें हैं जो शपथ हो या फिर आपका योग्यता हो, इनमें ये सेम लाइनें हैं जो ऑलमोस्ट सभी में आ जाती है, ठीक है। तो मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, भारत की संप्रभुता अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखूंगा, ठीक है। भारत की संप्रभुता या प्रभुसत्ता, ठीक है, अखंडता अक्षुण्णता को बनाए रखूंगा। इज इट ओके? और क्या है? संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा, है, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा, है ना, मैं बिना किसी द्वेष, घृणा, प्रेम, है ना, भेदभाव के, यानी क्या करूंगा, श्रद्धा पूर्वक अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, ना किसी भय, किसी द्वेष से, किसी प्रेम के वश या किसी भी दुश्मनी के कारण, किसी के डर के कारण, किसी भी तरह के पक्षपात के कारण मैं किसी भी तरह का गलत निर्णय नहीं करूंगा, यानी कि मैं श्रद्धा पूर्वक अपने ज्ञान के जरिए, अपने विवेक और बुद्धि के जरिए ही न्याय करूंगा, ठीक है। तो चौथी बात है, बिना द्वेष, प्रेम और पक्षपात, भय, घृणा, है ना, कि श्रद्धा पूर्वक अपने ज्ञान और विवेक से कार्य का पालन करूंगा, ठीक है। इज इट ओके? अदरवाइज क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ? मैं उम्मीद करती हूँ कि हो ना आपको। चलिए, नोट इट डाउन। इज इट क्लियर? हेडिंग डालते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल, ठीक है, डालिए हेडिंग न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल वैसे बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ सीरियस रूप में या गंभीर रूप में आपके संविधान में बात नहीं की गई, पर आपको पता है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी उम्र 62 वर्ष होती है, यानी कि 62 वर्ष तक वह पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है, पर बने रह सकते हैं, है ना, कोई
कोई ऐसे स्पेसिफिक न्यूनतम लिमिट्स का या इतनी कुछ लिमिट्स है नहीं एज की, पर ये है कि 62 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कार्यकाल का, कार्यकाल कब तक रहता है? अगर ये खुद राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, है ना। 62 वर्ष अगर कंप्लीट कर लेते हैं अपनी एज की, है ना, अपने उम्र की अगर वो 62 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसे में भी उनका कार्यकाल समाप्त होता है। अगर उन्हें वो राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देते हैं तो भी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। या फिर क्या है, संसद के या फिर सिफारिश पर राष्ट्रपति जी को खुद हटाएं, बोले कि हट जाओ, या फिर महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया होती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके तहत क्या होगा, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और पद क्या होगा, वो रिक्त हो जाएगा। तो एक तो हो गया आपका 62 वर्ष वाला, दूसरा हो गया अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे, ठीक है। या फिर हाँ, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति खुद इनको हटा देगा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको हटने के लिए कह दे, हटने के लिए आदेश दे दे, तो भी इनका क्या होगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या फिर इनका किसी अन्य उच्च न्यायालय में ट्रांसफर हो जाएगा ना, किसी अन्य उच्च न्यायालय में क्या होता है, स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन यानी कि ट्रांसफर, स्थानांतरण हो जाए, है ना, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात पता है, महाभियोग के जरिए इनको हटाया जा सकता है। जनरली क्या होता है, न्यायाधीशों को हटाना, अगर मैं बात करूं न्यायाधीशों को हटाना, तो महाभियोग के जरिए हटाया जाता है। उसमें भी क्या होता है कि 100 आपके लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्यों, 50 आपके यहाँ के लोकसभा राज्यसभा के 50 सदस्यों, है ना, वो प्रोसीजर होती है, बहुमत चाहिए होती है ना। राष्ट्रपति एक कमेटी बिठाई जाती है, कमेटी इन द सेंस की तीन लोगों की कमेटी बिठाई जाती है, 3 जजों की कमेटी बिठाई जाती है, न्यायाधीशों की बेसिकली, ठीक है। फिर वो डिसाइड करते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति गलत था, व्यक्ति इन द सेंस की न्यायाधीश ये कहीं इनका जो कार्य का क्या बोलेंगे, कार्य जो किए उन्होंने वो गलत थे, है ना, वो व्यवहार में सही नहीं थे, उन्होंने जो भी किया वो गलत किया, जो भी शक्तियों का दुरुपयोग किया, ऐसे कुछ उनमें कमियां, उनकी कुछ गलत चीजें नजर आ जाती हैं, तो वो डिसाइड करते हैं। फिर वरना अगर नहीं ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। तो एक प्रोसीजर होती है हटाने की। तो जनरली आज तक क्या हुआ, अभी तक हमारे देश में किसी भी न्यायाधीश को लेकर कोई महाभियोग हुआ नहीं है। लकीली हमारे उच्च न्यायालय या फिर न्यायालय में ऐसा कुछ अभी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग को नहीं लगाया गया, ठीक है। तो हम न्यायाधीश को हटाना डालते हैं हेडिंग में, न्यायाधीश को हटाना हेडिंग डालते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अब हम सिलेबस हाथ में लेके आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो न्यायाधीश को हटाना यानी कि उनको पद से, उनकी जो समय सीमा बिना समाप्त हुई है उनको पद से हटाना, है ना। मतलब ये नहीं कि 5-7 वर्ष उनके पूरे हो गए इसलिए वो हट रहे हैं, या फिर त्याग पत्र देने इसलिए उनको हटाया जा रहा है। उनकी कार्य की अक्षमता दिख रही हो, उनके कार्य में कमी दिख रही हो, उनके कार्य में उनकी शक्तियों का दुरुपयोग दिख रहा हो, कुछ ऐसा दिख रहा हो जिनकी वजह से उन्हें हटाया गया, तो उसमें एक महाभियोग शब्द प्रयोग किया जाता है। महाभियोग यानी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। यहाँ पे महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है।
लोकसभा के हों, 50 आपके राज्यसभा के हों जिन्होंने प्रस्ताव दिया हो या उस पर हस्ताक्षर किए हो, यानी कि साइन करके एक प्रस्ताव दिया हो जिसमें ये लोग इनके उच्च न्यायालय, किसी भी उच्च न्यायालय के यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बात की गई तो उसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे 100 राज्यसभा है ना, और 50 लोकसभा है ना, सदस्यों के हस्ताक्षर, ठीक है, के हस्ताक्षर, क्यों हस्ताक्षर होंगे, उस हस्ताक्षर किस लिए होंगे, आपके 100 आपके लोकसभा के और 50 राज्यसभा के, ठीक है। गलत लिख दिया है शायद मैंने पक्का गलत लिख दिया, 100 लोकसभा 50 राज्यसभा, ठीक है। हाँ, तो इनके हस्ताक्षर होने का क्या मतलब है कि इनके हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पर हो रहे हैं कि महाभियोग चलाया जाना चाहिए, और महाभियोग इसलिए चलाया जाना चाहिए कि जो राष्ट्रपति सॉरी न्यायाधीश जी हैं इनको हटाने की बात की है। तो ये जो अगर ये महाभियोग चलाया गया तो या तो किसको सौंपा जाएगा, या तो सभापति जी को है, या तो फिर आपके अध्यक्ष जी को है, तो सभापति को या फिर अध्यक्ष जी को सौंपा जाएगा ये प्रस्ताव, ठीक है। हस्ताक्षर हो सभापति या अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, ठीक है। इज इट ओके? क्या क्या उन्होंने हस्ताक्षर किए, आपके लोकसभा के 100 सदस्यों ने और आपके राज्यसभा के 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और फिर वहां के अध्यक्ष या फिर सभापति जो भी हैं उनको सौंप दिया हुआ हस्ताक्षर। अब अध्यक्ष या फिर सभापति क्या करेंगे, या तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे या फिर अस्वीकार कर देंगे, ठीक है। तो सभापति या फिर अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे, ठीक है। यानी कि जब प्रस्ताव आपके अध्यक्ष जी के पास जाता है या फिर सभापति जी के पास जाता है तो उनके पास ऑप्शन है, या तो स्वीकार कर लेंगे या फिर उसे अस्वीकार कर देंगे, ठीक है। अभी इसके आगे भी है कार्यवाही, जो मुझे लग रहा है ये सारी इसी पे है, ठीक है। अगर अगर स्वीकार हो जाता है, मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, अगर प्रस्ताव अध्यक्ष या फिर सभापति जी स्वीकार कर लेते हैं तो फिर 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाते हैं, ठीक है, जो इस पे जांच करती है ना। यानी कि जो ये बातचीत हुई है, ऐसे समझा देती हूँ, लिखने की क्या जरूरत है, अगला ये आपको लिखने की तो फिर लिखा देंगे बीच में, पहले समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे समझ आता है, ठीक है। तो अगर सभापति या फिर अध्यक्ष जी को या तो स्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं, तो अगर वो स्वीकार कर लेते हैं, है ना, तो फिर वो क्या करेंगे, 3 सदस्य एक समिति बनाएंगे, जांच समिति बनाएंगे जो इसकी जांच करेगी, ठीक है। और अगर हाँ ये बात ये समिति की न्यायाधीश ने जो भी किया है वो जो कुछ दोषी है बेसिकली है, अगर वो दोषी है तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। फिर क्या होगा, संसद के दोनों सदनों की बहुमत कराई जाएगी, संसद के दोनों सदन बहुमत कर लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित कर देंगे। तो मुझे लिखने की जरूरत है या नहीं, चलिए लिख लेते हैं अगर है तो, ठीक है। सभापति या फिर अध्यक्ष या अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, है ना, अगर तो प्रस्ताव को स्वीकार करने पर तीन सदस्यीय जांच समिति बैठाएंगे, है ना। अगर समिति जांच समिति है ना, अगर जांच समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो
दोनों सदनों की बहुमत बहुमत होगी, है ना, कि इनको हटाया ही जाए भाई, इनको हटाया ही जाए, ठीक है, दोनों सदनों की बहुमत ही होगी, इनको हटा दो, है ना, तो क्या होगा, अब राष्ट्रपति इनको हटाने का आदेश देंगे, ठीक है। आपको पता है ना महाभियोग क्या हुआ, महाभियोग ऐसे हुए जिन लोगों ने, सदस्यों ने सोचा कि ये इनको हटा देना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो इतने राज्यसभा सदस्य और इतने लोकसभा सदस्य ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, कि इससे क्या पता चल गया कि भाई ऐसा है, डिमांड, ऐसी डिमांड है। कई बार क्या होता है जब हम किसी की कंप्लेन करते हैं, आपने देखा हो, तो कई लोग एक लेटर लिखते हैं और उस पर बहुत सारे लोग हस्ताक्षर करा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि इतने लोग हैं जो इस चीज को चाहते हैं, तो एक बेस बन गया, तो ये प्रस्ताव बेस बन के आता है, बेस बना, तो राष्ट्रपति इनको हटाने का क्या करेंगे, आदेश पारित कर देंगे। आप याद रखना कि अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय में कोई भी महाभियोग चलाया नहीं गया है, ठीक है, किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया, ठीक है ना। अभी तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया, राइट। कहीं समझने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत या कष्ट का सामना करना पड़ने पड़ा, मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगी आप किसी भी तरह के कष्ट का सामना ना करते हुए सारी सारी चीजें समझ आ जाए, बस स्टिल कुछ ऐसा आपको लगता है जो समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए, अपना डाउट क्लियर करिए, आई एम हियर टू रिजॉल्व दैट। चलिए नोट इट डाउन, ठीक है। हेडिंग डालिए न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी न्यायाधीशों का ट्रांसफर, है। देखिए आपको पता है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है और हो सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होता कि उनको पनिशमेंट दे दिया ना, जैसे क्या होता है कि आपने मूवीज में देखा है कि भाई डीएम आया, एसडीएम आया, कोई अच्छे से सीबीआई वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो वहाँ के करप्ट लोग हैं पॉलिटिशियन से मिले और उन्होंने क्या किया, उनका ट्रांसफर कर दिया, दैट इज वो किस लिए हुआ, उन्होंने चिढ़ के या पनिशमेंट के तौर पे किया। यहाँ पे क्या स्थानांतरण का क्या मतलब है कि अगर उनको कहीं लगता है कि काम कहीं बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनको लग रहा है यहाँ पे काम ज्यादा है और यहाँ पे जरूरत है और न्यायाधीश की, तो वो और न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे पद रिक्त है, इन दैट सिचुएशन में भी वहाँ पे क्या हो सकता है कि और न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, पर इट डजंट मीन कि वो इसलिए है कि एज पनिशमेंट उनको कहीं पे ट्रांसफर किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उनके पे स्केल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जहाँ से उनको ट्रांसफर किया गया वहीं उनको पे स्केल, उनको सारी सुविधाएं, आपको पता है कि पहले जो उनकी सैलरी थी वो 90,000 थी मुख्य न्यायाधीश की, और जो बाकी न्यायाधीश की थी उनकी 80,000 हुआ करती थी, फिर बढ़ के 1,50,000 हो गई है मुख्य न्यायाधीश की सैलरी, और नॉर्मल बाकी न्यायाधीश की 1,28,000 यानी कि 30 के आसपास की है सैलरी। बाकी उनको सुविधाएं जो मिलती है यातायात की, घर की और ट्रांसपोर्ट की, स्वास्थ्य की, है ना, टेलीफोन वगैरह की, ये सारी सुविधाएं जो मिलती है वो ही मिलेगी, और 50% ऑफ सैलरी एज उनको पेंशन मिलेगी, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको जितनी उनकी सैलरी पे रिटायरमेंट हुई है लास्ट मंथ जो उनका रहा है, जितने पे सैलरी पे रिटायरमेंट हुई है उस सैलरी का हाफ 50% उनको एज पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। तो स्थानांतरण में यही बात है, ये नहीं कि एज पनिशमेंट उनको स्थानांतरित किया जा रहा है, जब उनको रिक्वायरमेंट लग रही है कि यहाँ पे काम ज्यादा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, यहाँ से लोग रिटायर ज्यादा हुए हैं तो यहाँ पे दिखते हैं पद, तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, काम ज्यादा है, उस सिचुएशन पे भी ऐसा किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव मैनर में ही लेनी पड़ेंगी हमें, और हम लेते भी एक्चुअली में है भी पॉजिटिव की काम की आवश्यकता, इसीलिए ये बात बोलेगी कि जो राष्ट्रपति के विवेक पर है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेक पर है,
तो कोई ऐसी स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशंस नहीं बताई गई है संविधान में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, दैट इज बेस्ड ऑन राष्ट्रपति के स्वविवेक पर उनको लग रहा है आवश्यकता अनुसार यहाँ पे ज्यादा आवश्यकता है काम की आवश्यकता अनुसार, तो वो वहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक, तो स्थानांतरण वाली बात ऐसी भी अभी हम देखते हैं। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है। देखिए उच्च न्यायालय जो है उसको हम इतने डिपेंडेंट रहते हैं कि हमें लगता है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। व्हाट वी फील अबाउट आवर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है ना, बहुत हमें ऐसा लगता है, हम मानते हैं, बिलीव करते हैं। तो एक तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट में आस्था सी है कि भाई वो जो निर्णय कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे। तो क्यों वो कुछ गलत नहीं करेंगे? देखिए हर बंदे के पास कुछ डर हो सकता है, कुछ भय हो सकता है, किसी से प्रेम हो सकता है ना, किसी से द्वेष भी, यानी कि किसी से कुछ दुश्मनी हो सकती है जिसके तहत, या कोई डर हो किसी भी तरह से, तो वो कैसे इन सबसे परे होके वो एकदम अपने ज्ञान पे, अपनी बुद्धि पे, अपने जो उनको सही लग रहा है बिल्कुल वही निर्णय करते हैं, कैसे वो इतने स्वतंत्र हैं। तो हम हेडिंग है हमारी उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है, हम अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेडिंग डालते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है? आपको पता है नियुक्ति की विधि इनकी क्या है? नियुक्ति की विधि, पहली जो बात है कि नियुक्ति का जो तरीका है ना वो ऐसा है कि ये अपने आप ही नियुक्ति की विधि, नियुक्ति की तरीका लिखा है ठंडियों में ना हाथ कम नहीं करते बिल्कुल। नियुक्ति की विधि, ठीक है, नियुक्ति की विधि, भाई बहुत अजीब सा गंदा सा लिखा है, ठीक है। नियुक्ति की विधि, आपको पता है कि न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, नियुक्ति कौन करता है? इनके राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको किसी और पर डिपेंडेंट रहना है ना, किसी से दब के रहना है, किसी के दबाव में रहना है कि उनके फेवर के चलते इनको निर्णय कर लेना हो, ऐसा नहीं। देखिए इनकी नियुक्ति इन्होंने कर दी, पर एक बात है, वो ये बात है कि ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश राष्ट्रपति का जब इच्छा हो आपके न्यायाधीश को हटा दें, है ना। आपने देखा ना कि महाभियोग की क्या प्रोसीजर है, महाभियोग के जरिए इनको हटाया जा सकता है न्यायाधीश को, लेकिन महाभियोग क्या एज सिंपल एज है? नहीं है ना, इतना सिंपल तो नहीं है, उसकी भी एक प्रोसीजर पूरी तरह से फॉलो की जा रही है। सदन में बहुमत भी चाहिए, लोकसभा के इतने सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा के इतने सदस्य होने चाहिए, फिर एक जांच समिति भी बैठेगी, फिर वहां पे अगर वो दोषी पाए जाते हैं, दैट सिचुएशन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी इनको हटाया जा सकता है। तो नियुक्ति इनकी जो विधि है ये भी इनकी स्वतंत्रता को एक तरह से कायम करती है, या बढ़ाती है, या फिर बनाती है। दूसरी बात जो है आपकी कार्यकाल की सुरक्षा है ना, इनकी कार्यकाल की सुरक्षा है। आपको पता है इनका कार्यकाल कितना है? 62 वर्ष तक है ना, 62 वर्ष तक ये बने रह सकते हैं अपने पद पर, है 62 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। और क्या है, निश्चित सेवा करते हैं, चाहे इनका ट्रांसफर ही क्यों ना हो जाए, इनकी सेवाओं में कोई कमी नहीं आएगी, निश्चित सेवा करते हैं। इनकी सेवाओं में तब तक कटौती नहीं जब तक कतई वित्तीय आपातकाल ना आ जाए, है ना। भारत देश में वित्तीय आपातकाल बिल्कुल ही चरम पे ना हो, तब तक इनकी सेवाओं में भी कोई कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है, ना ही की जाती है अकॉर्डिंग टू संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। और संचित निधि पर भारित व्यय ये है, संचित निधि पर भारित व्यय, यानी कि जो इन पे इनकी सैलरी या फिर इनकी जो भी सेवाओं के लिए धन खर्च होता है वो कौन सी निधि से होता है? हमारी संचित निधि से होता है। ये व्यय कहाँ से होता है? ये व्यय किस पर भारित है? ये व्यय आपका संचित निधि पर भारित है, ठीक है। और क्या है हमारे पास? अच्छा, न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती, आप जानते हैं,
कि न्यायाधीशों के जो फैसले होते हैं वो मान्य होते हैं, है ना। न्यायाधीशों के फैसले पर चर्चा नहीं की जा सकती, चर्चा नहीं की जा सकती। ये भी इनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे रहा, उनके दिमाग से पता चल रहा होगा, है ना, पर चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, हमें लग रहा है हमारा लाल पेन भी खत्म होने वाला है भाई। अच्छा, कार्यकाल पूरा होने पर ये वकालत नहीं कर सकते, ये याद रखना। कार्यकाल पूरा होने पर वकालत पर प्रतिबंध। ठीक है, और अपनी अवमानना करने वाले को दंड भी दे सकते हैं, है ना। अब इनको किस बात का डर है किसी तरह का डर? अपनी अवमानना करने वाले को दंड देने का प्रॉब्लम, करने वाले को दंड देने का अधिकार, दंडित करने का अधिकार, दंड देने का अधिकार। ठीक है, अपनी अवमानना करना चेंज हो रहा है, डर सा बढ़ रहा है। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता, अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इन्हें किस बात का डर होना चाहिए बताओ, क्यों स्वतंत्र नहीं है? पूरी तरह से स्वतंत्र है निष्पक्षता के साथ काम करने के लिए या नहीं? What do you think कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए, या फिर कहीं इनको कोई अड़चन आ सकती है? ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसा लग रहा है? इनके न्यायिक क्षेत्रों में कटौती नहीं की जा सकती है ना, इनके न्यायिक क्षेत्रों में कटौती नहीं की जा सकती है। कटौती नहीं की जा सकती। Is it okay? लिख लिया आप लोगों ने इस बातों को? नेक्स्ट हम पढ़ने हैं उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां, है ना। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां, जब तक आप इसको लिखे हम इधर का हेडिंग तैयार करते हैं। आँखों को रहे थे ख्वाब फिर गुलाब के, दिल ने कहा अब हमें कांटा पसंद है, है ना। गुलाब गुलाब तो नहीं चाहिए ना किसी को। चलिए, न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां किसकी? उच्च न्यायालय के। आपको आप सभी जानते हैं कि भाइयों के पास काफी सारे अधिकार, काफी सारे कार्य क्षेत्र हैं, है ना, काफी विस्तृत कार्य क्षेत्र हैं, काफी न्याय क्षेत्र में बेसिकली, है ना। न्याय का काम हम तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय ही हो, वो सब स्वयं में क्या है, न्यायपालिका ही तो है, न्याय के लिए तो बनी है, तो उनका कार्य क्षेत्र या फिर कैसा है, न्याय क्षेत्र है। ठीक है, तो उनके पास ऑब्वियस है शक्तियां भी हैं। उच्चतम उच्च न्यायालय है तो उसके पास थोड़ी सी अधीनस्थ न्यायालयों से भी ज्यादा शक्तियां हैं, इन द सेंस ज्यादा शक्तियां से मतलब है कि जो वहां पे मामले नहीं सुलझ पाते हैं, जहां वहां पे जो सही निर्णय नहीं हो पाता उच्च न्यायालय में हो जाते हैं, कहीं रहे तो ये जो बचे होते हैं वो उच्चतम न्यायालय में कर दी जाते हैं। ठीक है, तो यूं ही हमारी उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय पे आस्था नहीं बनी हुई है, इसकी भी कुछ नहीं। चलिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, हेडिंग डालते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अभी इसको बताएंगे कि क्या है ये सब चीजें। लेट मी चेक इज इट विजिबल और नॉट फर्स्ट। है तो दिख तो रहा है।
ठीक है, अब हो गया, अभी परफेक्टली दिख रहा है, राइट। हाँ, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, हाँ, रिट क्षेत्राधिकार है ना। अब तो पता है अपील वाला भी होता है, एक अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है ना, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलते हैं हम, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार है ना, अभिलेख का भी न्यायालय था ना, अभिलेख वाला भी है, अभिलेख का न्यायालय, और क्या पर्यवेक्षीय, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार है ना, और अभिलेख वाला हो गया, अभिलेख क्षेत्राधिकार। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अरे अभिलेख का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति मतलब समझना है भी आपको, या कुछ समझ आ रहा है इससे? मेरे हिसाब से इंडियन पॉलिटी में आपके इस विषय में ना 7 बातें लिखी हुई हैं, और एक हमको इसे मिस कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, राइट। यार ये तो मैं तो गंजा कर देगा, हेयरफॉल गंजी हो रही मैं, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ठीक है। किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप इतना बीमार क्यों रहती हो, यार बीमार पता नहीं क्यों रहती हूँ, खुद भी नहीं रहना चाहती हूँ, जरूरत हो तो आई डोंट नो, बीमार, इम्यून सिस्टम वीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इमोशनली भी मैं बहुत वीक हूँ, एज माय इम्यून सिस्टम एंड इमोशंस आर बोथ आर वेरी वीक, तो आई थिंक इमोशनली किसी को इतना वीक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से ना, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, जो इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होता है, ओवरथिंकिंग बोल सकते हो, ओवरथिंकिंग इज आल्सो द रीजन फॉर माय फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को दुख का कारण जो है ना, ओवरथिंकिंग भी हो सकता है। चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टडीज। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि कुछ जो क्षेत्राधिकार हैं, जैसे कि मान लो कोई भी दिक्कत होती है सीधे सीधे, तो आप सबसे पहले कहाँ जा सकते हो, सीधे उच्च न्यायालय ही जा सकते हो। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके तहत आप सीधे सीधे कहाँ जाओगे, उच्च न्यायालय जाओगे, बिना कहीं इधर उधर गए हुए, ठीक है। रिट होता है, रिट एक आपने सुना होगा कि किसी ने ना रिट डाल दी है ना, कुछ ऐसे अधिकार क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं हमारे जो संविधान में हमें मिले हैं, उन अधिकारों के लिए आप रिट डाल सकते हैं। अभी ये क्षेत्र अधिकार ये होते हैं कि सपोज मान लीजिए आपने अधीनस्थ न्यायालय में आपका कोई केस चल रहा है, वहां से आप उसके निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपील करके आप कहां जाएंगे, आप उच्च न्यायालय जाएंगे, है ना। एज आई सेड कि आपके उच्च न्यायालय होते हैं, हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है, या फिर कम से कम एक उच्च न्यायालय दो राज्यों को संभालेगा, एक केंद्र शासित राज्य को संभालेगा, ऐसा कुछ, ठीक। तो अभिलेख का न्यायालय यानी कि जो न्यायालय में बात कर दी गई या जो निर्णय दे दिया गया वो अभिलेख, जैसे अभिलेख समझे आपने, शिलालेख अभिलेख होते थे, स्तंभ लेख होते थे, तो क्या वहां पे जो लिखी हुई बातें होती थी वो सर्वमान्य होती थी एकदम, है ना। अब वो अडिग बातें होती थी, उसको मिटाया या फिर बदला नहीं जा सकता है। तो जो न्यायालय की बातें हुई है, जो निर्णय है, जो दस्तावेजों में वो लिखे होते हैं, तो उनको अभिलेख का न्यायालय बोला गया है, यानी कि वो लिखित में मिलते हैं, वो लिखे हुए होते हैं, उनको बदला या फिर खत्म किया नहीं जा सकता है, वो सर्वमान्य होते हैं और सबको पता भी होते हैं, ठीक है। पर्यवेक्षीय न्यायिक समीक्षा पढ़े, न्यायिक समीक्षा की शक्ति में मैं इस टॉपिक को इसलिए बोलना चाह रही थी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट सा है कि जैसे मान लो कुछ हो गया, कोई फैसला हो गया, ठीक है, तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। सपोज जैसे आपकी ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होता है, कोई किसी भी कोर्ट की कोई बात हुई है, तो ये क्या करते हैं, ये उन मामलों पर भी जांच कर सकते हैं, है ना। या इवन अगर इन्होंने ही खुद से कोई गड़बड़ कर दी है, वो दोबारा से केस ओपन किया जा सकता है, और उसी चीज के लिए जिस पर एक बार निर्णय हो चुका है उस केस में, है ना, उसी केस की दोबारा से छानबीन कराई जाती है, ठीक है, उसी न्यायालय में।
और हो सकता है कि दोबारा जब छानबीन हो रही है उसके बाद क्या हो, उसके बाद फैसला हो सकता है कि बदलता रह जाए। ठीक है, और कुछ और अच्छा, अधीनस्थ न्यायालय, अच्छा ये पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जो इनके नीचे न्यायालय आते हैं ना, अगर तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ के मामलों को अपने पास बुला ले या इनकी देख रेख करें कि भाई काम हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, या हो सब उनको लग रहा है तो उन मामलों को ही यहाँ पे उठवा दें। ठीक है, अपने पास ले आए, बुलवा लें उन मामलों को, ठीक है, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए, उस चीज को अच्छे से करने के लिए, है ना, सुविधाजनक बनाने के लिए। जैसे अभी अगर नष्ट न्यायालय पर नियंत्रण से मतलब सिंपल सी बात लेके जो इनके अधीन न्यायालय है, जैसे हमने एक बनाया था कि पहले आपका उच्चतम न्यायालय की पानी भी नहीं रखो, तो उच्चतम न्यायालय आएगा, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय आएगा। तो जो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके हाई कोर्ट आ जाता है ना, और हाई कोर्ट के अंदर आपका ये अधीनस्थ वाले न्यायालय आ जाते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हो आप, है ना, तो ये आ जाते हैं इनके अंदर। ठीक, अच्छा, अगर हम अगर आपको लगता है, आपको चाहिए हो, है ना, कि किस न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई, है ना, जो स्टार्टिंग में 25 न्यायालयों की स्थापना 25 ईयर्स में, या जब 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 भी हुई, एक ईयर में कई न्यायालयों की स्थापना हुई है, तो उन 25 न्यायालयों की स्थापना कब हुई और उनका न्याय क्षेत्र क्या है, किस राज्य के लिए हुई, अगर चाहते हैं तो इस लिस्ट को भी प्रिपेयर करा दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। कहने का मतलब है चार्ट टाइप बनवा दूंगी मैं, जैसे भी करूंगी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो इतना ही खास या इम्पोर्टेंट समझ लीजिए तो था आपका चैप्टर, जो आपको सब कुछ मिल गया है, इससे बाहर आपके पास कुछ नहीं आने वाला है इस चैप्टर से लेके बेसिक एग्जाम में। आप वो याद रखना कि अनुच्छेद 214 से 231 तक आपके उच्च न्यायालय की बात की गई। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ना, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके रखना, मैं भी थोड़ा बोलने में कई बार इधर उधर निकल जाता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो दिस इज उच्च न्यायालय, है ना। तो चैप्टर आपका खत्म हो गया है। चैप्टर खत्म होने के साथ साथ आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी व्यक्ति या जानवर को किसी भी तरह से आप हर्ट ना करें, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी दुख का कारण आप ना बने। ठीक, हो सकता है कि आपका इमोशंस की तरह आपने इमोशनली किसी को इतना हर्ट किया हो कि वो बंदा बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाए। तो किसी के भी इमोशंस को हर्ट करने से पहले बहुत ज्यादा आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है कि किसी की इमोशंस आपसे हर्ट ना हो। इवन फिजिकल चोटें ठीक हो जाती हैं, क्या है वो वॉन्ट्स हील बट नॉट हीलिंग वर्ड्स। तो मेरा एक सिंपल सी बात है कि वॉन्ट्स हील बट नॉट हीलिंग वर्ड्स, तो आप अपना ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसी भी दुख का